and Jai Swaminarayan to all. Today for standard 10th science and physics portion we are going to continue our chapter 12 electricity. Topics that we are going to cover are first is 12.7 heating effect of electric current, and it has a subtopic 12.7.1 practical applications of heating effect of electric current, and the second topic is 12.8 electric power. So starting with our first topic 12.7, which is heating effect of electric current. We know that a battery or a cell is a source of electrical energy. The chemical reaction within the cell generates potential difference between its two terminals that sets the electron in motion to flow through the current through a resistor or a system of resistors connected to the battery. मतलब हमें पता है कि जो बैटरी और सेल है वो एक इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होती है, और उनमें जो केमिकल रिएक्शन होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है उसके एंड्स पे, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाता है, और मोशन जब इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है उस रजिस्टर में, और जो रजिस्टर की सिस्टम है जिससे बैटरी कनेक्टेड है उसमें, ठीक है। अभी ये एनर्जी जाती कहाँ है? तो एक पार्ट है सोर्स एनर्जी का जो मेंटेन करता है करंट, और ये करंट यूज होता है किसी इंपॉर्टेंट वर्क में, लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। और जो बाकी की जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एक्सपेंड होती है in heat to raise the temperature of that particular gadget. We often observe this in our everyday life. For example, when an electric fan becomes warm, it used continuously for longer time. मतलब कि जब हम पंखे को ज़्यादा देर तक चालू रखेंगे तो वो हॉट हो जाता है. On other hand, अगर इलेक्ट्रिक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होगा, दैट इज़ कि जो रजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन होगा सिर्फ वही बैटरी से कनेक्टेड होगा, और जो एनर्जी सोर्स है वो कंटिन्यूअसली डिसिपेटेड होती रहेगी इन एंटायर फॉर्म ऑफ द हीट, एंड दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयन एक्सेट्रा. अभी हमें कंसिडर करना है एक करंट आई जो एक रजिस्टर के अंदर से फ्लो कर रहा है, और उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है R, और उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम डिनोट करेंगे V. एंड लेट T बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज Q फ्लोज अक्रॉस द सर्किट. ओके, फिगर 12.13 में आप देख सकते हैं. तो जो वर्क डन है इन मूविंग द चार्ज Q थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज V इंटू Q, and therefore the source must supply energy that is equal to V into Q in a time t, and hence the power input to that circuit by the source is P is equals to V into Q by T. Q by T क्या, Q by T मतलब क्या है? V into I हमारा करंट, Q by T इज हमारा करंट, सो P इज इक्वल्स टू V into I हमें मिलेगा, वो है हमारा इक्वेशन 12.19. अभी और द एनर्जी सोर्स सप्लाई टू द सर्किट बाय सोर्स इज टाइम t, इन टाइम t इज P into T, पावर into T, दैट इज V into I into T. पावर की जो हमें इक्वेशन मिली 12.19 में, तो P की जगह हम VI लिख सकते हैं, VI into T. What happens to this energy expended by the source? ये जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती है रजिस्टर में हीट के माध्यम, मतलब वो हीट बन जाती है. And thus for steady current I, the amount of heat that is produced in a time t is heat is equals to V into I into T, which is our equation 12.20. अभी इस पे जब हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो V into I जो है वो है V की जो वैल्यू है वो है IR, V इज इक्वल्स टू IR. सो हमें V की जगह अब IR रखेंगे तो I इंटू R हो जाएगा, तो मतलब I स्क्वायर R हो जाएगा. तो H की वैल्यू हमें मिलेगी H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, विच इज आवर इक्वेशन 12.21. और इससे हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. The law implies that the heat is produced in a resistor is first तो directly proportional to the square of current for given resistance, दूसरा तो directly proportional to the resistance for given current, and तीसरा directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. और प्रैक्टिकल सिचुएशन में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस कनेक्टेड होते हैं एक नॉन वोल्टेज सोर्स के द्वारा, वोल्टेज सोर्स के साथ, तो इक्वेशन 12.21 इज यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट यूजिंग द रिलेशन I इज इक्वल्स टू V by R.
Now we'll see an example 12.10, according to which an electric ion consumes energy at a rate of 840 watt when heating is at the maximum rate and the 360 watt when the heating is at minimum. Okay, so the voltage is 220 V. What are the current and resistance in each case? मतलब कि एक इलेक्ट्रिक आयन है जो एनर्जी कंज्यूम करती है 840 वाट की जब उसकी हीटिंग मैक्सिमम रेट पे होती है. जब उसकी हीटिंग मिनिमम रेट पे होती है तब वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगी वो 360 वाट हो जाएगी और वोल्टेज हमारा 220 वी है. तो हमें करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है इन दोनों केस में. तो पहले तो हमारे पास इक्वेशन 12.19 के बेस पे पावर का इनपुट है P = V × I. सो करंट की वैल्यू क्या होगी, P को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा. ठीक है, सॉरी V को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो डिवीजन में चला जाएगा. मतलब हमें क्या मिलेगा, I = P/V. ठीक है, अभी इस फॉर्मूले के बेस पे पहले तो हम करंट फाइंड करेंगे कि व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट I = 840/220 विच गिव्स 3.82 एम्पियर ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, R = V/I. मतलब 220 डिवाइडेड बाय जो ये 3.82 हमें मिला वो, दैट विल गिव अस रेजिस्टेंस एज 57.60 ओहम पहले केस के लिए. दूसरे केस के लिए क्या है, दूसरे केस के लिए करंट क्या होगा 360/220 दैट विल गिव अस 1.64 एम्पियर और उसी दूसरे केस के लिए रेजिस्टेंस R = V/I होगा 220 डिवाइडेड बाय 1.64 दैट विल गिव अस 134.15 ओहम. ओके, सो पहले केस में हमारा करंट है 3.82 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 57.60 ओहम. दूसरे केस के लिए हमारा करंट है 1.64 एम्पियर और हमारा रेजिस्टेंस है 134.15 ओहम. ठीक है, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल 12.10. Now we'll see our next example, which is example 12.11, according to which 100 joules of heat is produced each second in a 4 ohm of resistance. Find the potential difference across the resistor. तो लुकिंग टू द सॉल्यूशन, हमारे पास यहाँ हीट की वैल्यू है 100 जूल्स, हमारा रेजिस्टेंस R है 4 ओहम, हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस. हमारा टाइम है 1 सेकेंड, मतलब पर सेकेंड पे इतना हीट प्रोड्यूस होता है. तो इक्वेशन 12.21 के बेस पे हमारे पास करंट थ्रू रेजिस्टर्स एज व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट क्या है, I = √H/RT. सो इससे हमें क्या मिलेगा, H की वैल्यू और RT की वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट में 100 जूल डिवाइडेड बाई 4 × 1 मतलब 100/4 करेंगे तो अंडर रूट में 25 आएगा. तो अंडर रूट में 25 आएगा तो जब रूट निकालेंगे तो 25 5 का स्क्वायर है. ठीक है, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 एम्पियर, तो हमें करंट मिलेगा 5 एम्पियर. अब इसके बेस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द रजिस्टर वो फाइंड करेंगे. तो I = 360 watt divided by 220 which is 1.64 एम्पियर. ठीक है, सॉरी हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था. सो इक्वेशन 12.25 के बेस पे हमारे पास क्या मिलेगा, V = IR. सो V = IR है तो I की वैल्यू और R की वैल्यू पुट करेंगे 5 × 4 तो हमें मिलेगा 20 V. सो यहाँ पे हमें हमारा करंट मिला है 5 एम्पियर और हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला है वो है 20 वोल्ट. अभी हम देखेंगे हमारा सब टॉपिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इन द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनवाइटेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और कई केसेस में तो इट इज अनडिजायरेबल एज ये जो हीट जो है वो यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स. जो ये हीटिंग का जो प्रॉब्लम है ना वो एक यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है. सो वो अनडिजायरेबल हो जाता है. और इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि जो जिस हीटिंग को हम अवॉइड नहीं कर सकते ना, वो टेम्परेचर को, जो कंपोनेंट का टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करती है और उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको अल्टर कर देती है. हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज मेनी यूजफुल एप्लीकेशंस आल्सो. जो लॉन्ड्री में इलेक्ट्रिकल आयन होती है वो इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर आर सम ऑफ द फैमिलियर डिवाइसेस दैट आर बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग. मतलब ये सारे जो डिवाइसेस है उसमें हीटिंग की ज़रूरत होती है तो हीटिंग यूजफुल भी है. अभी इलेक्ट्रिक हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट एज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब. हियर द फिलामेंट मस्ट retain as much as heat generated as possible and so it's get very hot and emit light. वो hot हो गए तो light emit करेंगे and it must not melt at such high temperature. अभी temperature high होगा तो वो melt नहीं हो सकते. A strong metal which has high melting point
such as tungsten, melting point of that particular material is 3380 degree Celsius, is used for making bulb filaments. मतलब इस पर्टिकुलर मटेरियल से बल्ब फिलामेंट हम बनाएंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसलिए वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा. द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल. उसको जितना हो सके उतना थर्मली आइसोलेटेड होना होगा, यूजिंग इंसुलेटिंग सपोर्ट एक्सेट्रा. The bulb are usually filled with chemical inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of the filament. Most of the power consumed by filament appears as heat, but a small part of it is the form of light radiated. Another common application of Joule's heating is the fuse used in electric circuits. It protects the circuit and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. The fuse is placed in series with the devices. डिवाइसेस में फ्यूज जो है वो सीरीज में प्लेस किया जाता है, और वो क्या कंसिस्ट करता है, एक पीस ऑफ वायर जो मेटल का बना होता है या फिर एलॉय का बना होता है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी अप्रोप्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लीड एक्सेट्रा. अगर करंट लार्जर होगा तो जो स्पेसिफाइड वैल्यू होगी उसकी सर्किट में फ्लो करने की, वो टेम्परेचर ऑफ फ्यूज के वायर के टेम्परेचर को भी इंक्रीज करेगा. और जब ऐसा होगा तो फ्यूज वायर मेल्ट भी हो सकता है और सर्किट ब्रेक भी हो सकती है. द फ्यूज वायर इज यूजुअली एनकेस्ड इन अ cartage of porcelain or similar material with metal ends. The fuse used for domestic purposes are rated as 1A, 2A, 3A, 5A, 10A, etc. और एक इलेक्ट्रिक आयन जो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम करती है, जब उसे 220 वोल्ट के रेजिस्टेंस के साथ ऑपरेट करेंगे तो जो करंट हो 1000 डिवाइडेड बाय 220 एम्पियर, दैट इज 4.54 एम्पियर उस सर्किट में फ्लो करेगा, और इस केस में 5 एम्पियर का फ्यूज यूज होगा. Now we'll see our next topic, which is topic 12.8 electric power. You have already studied in earlier class that rate of doing work is power. This is also the rate of consumption of energy. Equation 12.21 gives the rate of which electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. And this is also termed as electric power, and the power is given by P is equals to V into I, or we can say P is equals to I square R is equals to V square divided by R. Okay, so this is our equation 12.22. अभी जो इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट होता है वो वॉट होता है, और उसे डिनोट करते हैं कैपिटल W से. It is the power that is consumed by a device that carries 1 ampere of current when operated at potential difference of 1 volt. Thus 1 watt is equals to 1 volt into 1 ampere is equals to 1 V into A, which is our equation 12.23. अभी जो ये यूनिट है वॉट वो वेरी स्मॉल होता है, एंड देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज अ मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट. It is equals to 1000 watts. किलोवाट की वैल्यू होती है 1000 watts. Since electrical energy is product of power as well as time, the unit of electrical energy is therefore watt hour, WH. 1 watt hour is the energy that is consumed when 1 watt power is used for 1 hour. Okay, the commercial unit of electric energy is kilowatt hour, consumed commonly known as unit. मतलब 1 kilowatt hour will be equal to 1000 watt into 3600 seconds. This is equal to 3.6 into 10 raised to 6 watt seconds, or 3.6 into 10 raised to 6 joule. Okay, so this is electric power. Now we'll see an example 12.12, according to which an electric bulb is connected to a 220 V generator. The current is 0.50 ampere. What would be the power of the bulb? तो पावर की फॉर्मूला हमें पता है, सॉल्यूशन के में हम देखेंगे कि पावर के सॉल्यूशन में क्या है कि पावर की फॉर्मूला है V into I, which is 220 into 0.50 ampere. जो हमें देगा आंसर 110 joules per second, और उसका जो यूनिट है वो वॉट है, सो हम लिखेंगे 110 watt. So this is our solution for example 12.12. We'll see our another example 12.13, according to which an electric refrigerator which is rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at rupees 3 per kilowatt hour? So looking to the solution, जो total energy रेफ्रिजरेटर कंज्यूम करता है 30 डेज में वो क्या होगी, 400 into 8 hour per day multiply 30, which is 96,000 watt per hour, which is equals to 96 kilowatt hour.
अभी जो कॉस्ट है ये एनर्जी ऑपरेट करने की 30 डेज के लिए, वो क्या होगी 96 इंटू 3, which will give us answer as rupees 288. So this is our solution for example 13. Here we have ended our chapter 12. We'll look at quick summary, which is first point, a stream of electrons moving through a conductor constitute electric current. Conventionally, the direction of current is taken opposite to the direction of flow of electrons. Second is, the SI unit of the electric current is ampere. Third is, to set electrons in motion in an electric circuit, we use a cell or battery. A cell generates a potential difference across its terminals. It is measured in volts V. Fourth is, resistance is property that resists the flow of electrons in conductor. It controls the magnitude of current, the SI unit of resistance in ohm. Then fifth is Ohm's law, which states that the potential difference across the end of resistor is directly proportional to the current through it, provides its temperature remains the same. Sixth is, the resistance of conductor depends directly on the length, inversely on its area of cross section, and also on the material of conductor. Seventh is, the equivalent resistance of several resistors is in series is equal to sum of their individual resistance. Eighth is, the set of resistors that are connected in parallel have equivalent resistance Rp, that is given by Rp is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 up to the number of resistors that are connected in the circuit. Point number 9 is, the electric energy that is dissipated in resistor is given by what is equals to V into I into T. The 10th point is, the unit of power is watt, capital W. 1 watt of power is consumed with 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 V. And the last point is, the commercial unit of electrical energy is kilowatt hour, kWh. 1 kilowatt hour is equals to 3600,000 joules, which is 3.6 into 10 raised to 6 joules. So here we have ended our chapter 12 electricity. That is it for this chapter. We have completed it. Thank you.